Hello everybody, good morning. Today we are going to discuss about our next topic in nucleic acids, that is transcription. Earlier we had discussed about the structure of DNA, replication and structure of RNA. So now we shall discuss about this next topic, that is transcription. So let us try to understand what is this transcription. Transcription क्या है? So this is the central dogma of biology. All of you know the information, the genetic information is transferred from DNA to RNA, and this transfer of information from DNA to RNA is known as transcription. Okay? जो DNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को RNA के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कहीं कहीं पर RNA से वापस इंफॉर्मेशन DNA में भी चला जाता है, खासतौर से वायरसेस में ऐसा होता है, तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है RNA में जो DNA से आया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में किया जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज हम ये जो प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को RNA में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली चीज हम समझे क्या है ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बस यूं समझिए कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और हमारी बातों को आप लिख लें, हमारी बातों को आप लिख लें। हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, आप उसको हिंदी में ही लिख लें। सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, मेरी स्लाइड दिख रही है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आप इसको इंग्लिश में ही नोट कर, इंग्लिश में ही आप इसको नोट कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में, तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है नकल। बचपन में आप लोगों को स्कूल में राइटिंग को सुधारने के लिए नकल लिखवाया जाता था। नकल लिखो, नकल का मतलब है कि किताब में से एक पैराग्राफ दे दिया गया हिंदी की किताब में से और कहा गया कि इसको अपनी कॉपी में हिंदी में ही लिखो। तो इंग्लिश सिखाया जाता था, तो इंग्लिश का पैराग्राफ है, लिखा हुआ है, या ऊपर लाइन लिखी हुई है इंग्लिश की कुछ, है ना, और आपने उसको बचपन में उसी को नीचे उसी की नकल करके लिखा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो चीज जिस भाषा में है उसको उसी भाषा में हम फिर से लिखें, उसी भाषा में हम फिर से लिखें। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज रीराइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना है उसको हम फिर से लिखते हैं, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पर फिर क्या ट्रांसक्रिप्शन है भाई? इस ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है जो आप अभी पढ़ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के अंदर, डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो एक भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? उस भाषा का नाम है न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखा होता है। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को, चूंकि डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आता है और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह का सारा काम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होना है, तो डीएनए के इंफॉर्मेशन की कॉपी चाहिए जो कि बाहर उसको भेजा जा सके साइटोप्लाज्म। ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में गए और वहां कुछ रेफरेंस बुक्स हैं और आप उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो वहां से लाना चाहते। अब लाइब्रेरियन ने आपसे कहा कि भाई ये रेफरेंस बुक है, ये लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाती, तो आप क्या करेंगे भाई? वहां पर लाइब्रेरी में फोटोकॉपी की सुविधा है, फोटोकॉपियर लगा हुआ है। आपने कहा कि हमको इस पन्ने से इस पन्ने तक इन 10 पन्नों का फोटोकॉपी करना, उसने आपको 10 पन्नों को फोटोकॉपी करके दे दिया।
और आप उसे 10 पन्ने लेके फिर आप बाहर घर चले गए। ठीक, एक चैप्टर का मान लीजिए कि आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, उस एक चैप्टर को आपने फोटोकॉपी कर और आप लेके चले। तो फोटोकॉपी में क्या होगा, जैसा बुक में लिखा था वैसे ही आपके एक दूसरे पेज में आ गया। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस कहता है कि भाई ये डीएनए जो है इसमें जो जीन्स हैं ये बाहर नहीं जाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकते। ये रेफरेंस बुक्स, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी बिल्कुल बुक्स की तरह से, और हमारा न्यूक्लियस कहता है कि भाई ये रेफरेंस बुक है, बाहर नहीं जाए। तो सूचना बाहर कैसे जाए, सेल कहता है, साइटोप्लाज्म कहता है कि भाई हमको तो प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, हमको वो सूचना लेनी है, कैसे लेंगे। तो न्यूक्लियस कहता है कि भाई इतने का तुमको कौन सा चैप्टर चाहिए, अच्छा चैप्टर 10 चाहिए, चैप्टर 10 की तुम फोटोकॉपी कर लो, और वो फोटोकॉपी करके दे दे। तो फोटोकॉपी जो है वो क्या कहलाता है भाई, आरएनए कहलाता है। डीएनए की फोटोकॉपी आरएनए कहलाता है। ठीक, और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो फोटोकॉपी की जा रही है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ठीक बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे कि बुक बहुत बहुत मोटी सी है लाइब्रेरी में, और उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, 20-25 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं। आपको सब नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 चाहिए। तो आपने कहा कि भाई हमको तो सिर्फ चैप्टर नंबर 10 चाहिए, आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया जा रहा है, हमको उतना इंफॉर्मेशन ले जाना। तो लाइब्रेरियन ने चैप्टर नंबर 10 की फोटो कॉपी करा और आपको वो फोटो कॉपी 10 पन्ने दे दी। ठीक उसी तरह से हमारा जो डीएनए है, क्रोमोसोम है हमारे सेल के अंदर, वो हर डीएनए में बहुत सारे चैप्टर, हर क्रोमोसोम में बहुत सारे चैप्टर। चैप्टर्स क्या है भाई, जीन्स कहलाते हैं। बहुत सारे, जैसे बुक के हर चैप्टर में कुछ विशेष इंफॉर्मेशन है, उसी तरह से हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम एक बुक है। कई क्रोमोसोम है हमारे सेल में, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग के सेल्स में। तो समझ जाइए कि 23 जोड़ी किताबें, 23 जोड़ी किताबें हैं लाइब्रेरी में। और हर बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो हमारे भी हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स, हमारे हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म के हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हैं। तो क्रोमोसोम किससे तुलना की जा सकती है, बुक से, और जो उनके अंदर जीन्स हैं उनकी तुलना की जा सकती है बुक के चैप्टर से, बुक के चैप्टर से। अब बुक के चैप्टर का आप क्या करते हैं कि फला आपको चैप्टर चाहिए, चैप्टर नंबर 10 चाहिए, उसकी फोटोकॉपी करा लिया आपने, तो सेल भी कहता है कि भाई ठीक है कि ये वाला जीन तुमको चाहिए, इस जीन के फोटोकॉपी करके इसका आरएनए तुमको दे दे रहे हैं। सारा क्या करोगे, इसी का इतना ही चाहिए ना, इतने का ही हम तुमको, जीन लंबा सा है, क्रोमोसोम लंबा सा है, यहाँ उसका जीन नंबर 10 यहाँ पर है, ठीक, जीन नंबर 10 यहाँ पर है, तो इसी की इतने की फोटोकॉपी करके इतनी इंफॉर्मेशन आरएनए में के फॉर्म में न्यूक्लियस प्रोवाइड कर दे रहा है सेल को। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि भाई आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, और आपको सबको उसकी कॉपी चाहिए, चैप्टर नंबर 10 की सबको कॉपी चाहिए। ठीक, तो आप कहेंगे कि भाई इसकी हमको 10 कॉपी कर दो, तो इसको 50 कॉपी कर दो, हम लोग ये 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको एक एक कॉपी चाहिए। तो लाइब्रेरियन कह रहा है कि ठीक है हम चैप्टर नंबर 10 की 50 कॉपी कर देंगे, और आप लोग 50 एक एक कॉपी लेकर चले जा रहे हैं और उससे अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा सेल भी कहता है, जो उसमें न्यूक्लियस है, उसमें जो क्रोमोसोम है, तो कहता है कि अच्छा भाई, साइटोप्लाज्म कहता है कि हमको कई सारी कॉपी चाहिए, हमको कई सारी कॉपी चाहिए, हमको बहुत प्रोटीन बनाना है, इससे संबंधित जो प्रोटीन। तो न्यूक्लियस कहता है भाई ठीक है, तुमको हम 100 कॉपी दे दे रहे हैं, हम तुमको 1000 कॉपी दे दे रहे हैं इसकी। तो वो जो क्रोमोसोम है उसके एक विशेष पोर्शन का में जो जीन है उसकी कई सारी कॉपी करके दे देता है कि ये ले जाओ, न्यूक्लियस के बाहर ले जाओ, इससे अपना काम करो, इससे प्रोटीन बनाओ, ठीक, या जो करना है उससे करो। तो
यही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन मतलब नकल, जिस लैंग्वेज में लिखा है बुक उसी लैंग्वेज में आप नकल कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए की लैंग्वेज है न्यूक्लियोटाइड, और इससे आरएनए बनाना है उसकी भी लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड ही है। जरा सा फर्क है, जरा सा फर्क क्या है कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है इसमें जो 4 अक्षर हैं, 4 लेटर से बना हुआ ये भाषा है डीएनए का। डीएनए की भाषा 4 लेटर से बनी हुई है, ए, जी, सी और टी। तो ए, जी और सी ये आरएनए में भी है। एक एक लेटर बदल जाता है, जो वहां टी है उसकी जगह आरएनए में यू हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बाकी वही शुगर, वही फॉस्फेट, 3 नाइट्रोजनस बेस में वही एक बेस है। ठीक, सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। क्रोमोसोम बाहर नहीं जा सकता, उसका डीएनए बाहर नहीं जा रहा है, वहां से नहीं जा रहा है ना, इसलिए एक पर्टिकुलर पार्ट का कॉपी कर लिया गया, ये पूरा डीएनए है। यहाँ पर सूचना लिखी हुई है इतनी दूर में, जो चाहिए अभी अभी सेल को चाहिए, उसने इस सूचना की कॉपी की आरएनए बना के, ये कितना बड़ा आरएनए यहाँ से बनाया और दे दिया। कई सारे आरएनए चाहिए, 1 2 3 4, इसी की कॉपी करके 3 4 आरएनए बनाया और दे दिया। सो दिस इज cellular transcription. Cellular transcription is the process of copying out the DNA sequence of a gene in the form of RNA in the same language as DNA. जो DNA की लैंग्वेज है वही ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम a gene is used to construct a functional product such as a protein. जो जीन की सूचना है, उसकी जीन में जो सूचना है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बाहर निकाली जाती है और उससे कोई फंक्शनल प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन करता कौन है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो विशेष एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया 3 स्टेजेस में पूरी होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन यानी पहले तो भाई शुरू करो, प्रक्रिया को शुरू करो, फिर उसको बढ़ाओ और फिर उसको बंद करो, जहाँ खत्म हो जाए, जहाँ सूचना पूरी वहां बंद, जहाँ चैप्टर 10 पूरा हो गया वहां पर उसको बंद कर देना। ठीक, आपको जो चैप्टर चाहिए उसका पहला पेज, उसमें कोई पहचान होगी कि यहाँ से शुरू करना है और चलता जा रहा है, जहाँ उसके चैप्टर खत्म हो गया वहां भी कोई एक पहचान होगी कि यहाँ तक ये चैप्टर पूरा हो, उतना ही फोटोकॉपी कराना है आपको। तो डीएनए की फोटोकॉपी में भी ऐसा ही, पहले इनिशिएशन कहाँ से शुरू करना। जैसे आप किताब में क्या करते हैं, आप एक मार्क लगा देते हैं, भैया आपको एक, आपने कागज का एक मार्क लगा दिया, बुक मार्क लगा दिया, यहाँ से शुरू करना। ठीक, यहाँ से चैप्टर 10 शुरू हो रहा है, यहाँ से, और जहाँ चैप्टर 10 खत्म हुआ आपको चैप्टर 10 चाहिए, वहां भी एक आपने बुक मार्क लगा दिया कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का फोटोकॉपी चाहिए, या आपने उसको पेज नंबर बता दिया कि हमको पेज नंबर 80 से लेके पेज नंबर 100 तक की फोटोकॉपी चाहिए। तो दोनों जगह का एक डिमार्केशन चाहिए ना, जहाँ से फोटोकॉपी शुरू करनी है और जहाँ पर खत्म करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेज मोड़ देते हैं, ये पहला मोड़ दिया और फिर आखिरी वाला मोड़ दिया, कह दिया भैया हमको यहाँ से यहाँ तक फोटोकॉपी चाहिए। So there must be some demarcation where the information starts and where the information ends. जहाँ इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है वहाँ एक डिमार्केशन, कोई पहचान चाहिए, और जहाँ इंफॉर्मेशन खत्म हो रही है वहाँ भी एक पहचान। ठीक उसी तरह से आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिस जीन का, जीन्स क्या है, यही क्रोमोसोम के चैप्टर्स, जिस जीन का फोटोकॉपी करना है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, आरएनए बनाना है, उसके शुरू में भी कुछ पहचान है और अंत में भी कुछ पहचान है। ठीक, तो इनिशिएशन जहां शुरू वाली पहचान है वहां होगा। ठीक, उसके बाद फोटोकॉपी होती जाएगी, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, दिस इज इलॉन्गेशन। और जहां चैप्टर खत्म होता है वहां पर कोई पहचान बना दिया गया है ना, कभी कभी उस चैप्टर के अंत में कोई डिजाइन बना रहता है बुक में या कुछ नहीं, तो वहां पर जहां पर जिस पन्ने पर जहां तक खत्म हुआ उसके आगे उतना खाली छोड़ दिया गया। ठीक, अगला चैप्टर जो शुरू हुआ उसका नाम लिखा हुआ है चैप्टर 11, तो समझ में आ गया कि यहाँ से चैप्टर 11 शुरू हुआ। तो कई तरह के आप पहचान बना सकते हैं, या
चैप्टर 10 के अंत में आपने एक कागज लगा दिया कि भैया यहाँ चैप्टर समाप्त हो गया, इतना ही करना है। तो जहां तक करना है वो इलॉन्गेशन, और जहां आपने टर्मिनेशन कर दिया कि भैया इसके आगे हमको नहीं चाहिए, आपने जो भी निशान बना दिया वहां पर टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन भी एक कोई पहचान चाहिए इनिशिएशन के लिए, और टर्मिनेशन के लिए भी पहचान चाहिए, इलॉन्गेशन के लिए कोई पहचान नहीं चाहिए। ठीक, आपने चैप्टर 10 के शुरू में एक बुकमार्क लगा दिया और चैप्टर 10 के अंत में बुकमार्क लगा दिया, तो जो फोटोकॉपियर है, जो करने वाला है, वो आपका बुकमार्क देखेगा कि भाई यहाँ से शुरू है, उसको पहचान देगा। फिर बीच में उसको कोई पहचान नहीं चाहिए, बीच में तो क्या करेगा, वो करता जाएगा, पेज पलटेगा और फोटोकॉपी करता जाएगा। जहां आखिरी निशान है वहां पर वो जाके रुक जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ भी होगा। इनिशिएशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत के लिए हर जीन में एक प्रोमोटर साइट है। प्रोमोटर्स, उस प्रोमोटर साइट पर जो आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है, ये वहां पर बाइंड करता है। ये पहचान है कि यहाँ से शुरू होगा, रिलॉन्गेशन होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म होना है वहां एक पहचान है, वहां टर्मिनेट कर देगा, वहां रुक जाए, नो मोर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इतनी सूचना चाहिए। कैसे कैसे ये तीनों प्रक्रिया हो रही है इसको हम लोग देखेंगे आगे। थोड़ा सा और जान ले। यूकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोसेस्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी प्रोकैरियोटिक आरएनए तो ये डीएनए है यहाँ से बना, तो ये बिल्कुल तैयार बनता है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, सर्कुलर होता है ज्यादातर, है ना। चलिए मैंने इसे सर्किल बना दिया। अब सर्किल बना दिया तो यहाँ तक का ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ट्रांस आरएनए बन के निकले, तो ये बन के निकलता है ना, तो मैच्योर होता है, मतलब अभी ये काम कर सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोट्स जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, उनका डीएनए जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यूकैरियोटिक डीएनए से जब आरएनए बनता है तो तुरंत वो कामयाब नहीं होता है। यूकैरियोटिक डीएनए से बनने वाला आरएनए, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ना, कुछ काट छाट जोड़ तोड़ करना पड़ता है इसमें यूकैरियोटिक आरएनए। ठीक, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सीधे सीधे यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए डीएनए से नहीं बनता। पहले जो आरएनए बना डीएनए से उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, काट छांट होता है, जो उसमें इंट्रॉन्स बीच बीच में आ जाते हैं, उनको काट के निकाला जाता है, तब जाके मैच्योर मैसेंजर आरएनए। इस प्रक्रिया को स्प्लिसिंग कहते हैं। स्प्लिसिंग क्या है? इंट्रॉन यानी जो वो ऐसे सेगमेंट्स आरएनए में जिनमें सूचना नहीं है कोई, जो काम के नहीं है, उनको काट के निकाल देना, है ना, और फिर बाकी जो काम वाले उनको जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। उसके बाद उसमें एक 5 प्राइम पर, आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में किसी भी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में एक 5 प्राइम होता है, 5 एंड और एक 3 एंड होता है। ये सब स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप ये जानते हैं 5 एंड है और एक 3 एंड। तो 5 एंड की तरफ एक कैप लगता है और 3 एंड की तरफ एक टेल लगती है। जब आरएनए बनता है डीएनए से, तो प्रोसेसिंग के दौरान एक ये भी काम होता है, जो पांचवा 5 एंड सिरा है उस पर एक टोपी पहना दी जाती है, कैप लग जाती है, ठीक। और जो 3 एंड सिरा है उसमें एक पूंछ लगा दी जाती है, पॉली ए। देखेंगे हम लोग आगे कैसे होता है ये। ट्रांसक्रिप्शन इज कंट्रोल्ड सेपरेटली फॉर ईच जीन। हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग कंट्रोल, हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होता है। ओके, तो हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जैसे क्रोमोसोम है, डीएनए है, तो उसमें कई सारे जीन्स हैं, तो हर जीन का बड़ी शिद्दत से रेगुलेशन अलग अलग होता है, यानी इसको कब ट्रांसक्राइब होना है, इसको कब होना है, कब नहीं होना है, इसको कब होना है, कब नहीं होना है, इसको कब होना है, कब नहीं होना है, इसको कब, हर जीन को अलग अलग ढंग से रेगुलेट किया जाए। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया दिखाई गई है। देखिए ये डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलिक्स, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हुए हैं।
यहाँ बीच में दोनों स्ट्रैंड खुल गए, अनवाइंडिंग हो गई। अब ये दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड की देखिए ये कॉपी, एक स्ट्रैंड की ये कॉपी की जा रही है। कॉपी में क्या हो रहा है भाई, ये तो डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड करेंगे और इसकी कॉपी हो रही है। कॉपी में क्या हो रहा है, जहां टी है थाइमीन है वहां एडेनिन लग गया, जहां एडेनिन है यहाँ पर अगर डीएनए बनता तो थाइमीन लगता टी, लेकिन चूंकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, यू लग गया। यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ टी है तो यहाँ ए है तो यहाँ यू, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ ए है तो यहाँ यू। इस तरह से इन्हीं की नकल कर करके, कॉपी कर करके, इसी की कॉपी ही तो हो रही है एक तरह से, है ना, बस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लग जा रहे हैं और ये आरएनए बन गया। और आप देखेंगे कि इसमें जो सूचना है वो ठीक ऊपर वाले के जैसी है, बस जहां टी है वहां यू है, बाकी एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ टी तो यहाँ यू हो गया, बाकी यहाँ जी तो यहाँ भी जी, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ टी तो यहाँ यू, ए की जगह यू, और यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, यहाँ टी है तो यहाँ भी। तो इस तरह से इस स्ट्रैंड को तो हम डीएनए के इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है दरअसल आप देख रहे हैं कि आरएनए में जो सूचना है वो एग्जैक्टली सूचना यहाँ भी है, तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी लोग कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इसका हो रहा है लेकिन लोग कहते हैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि जो आरएनए में जो कोड बनता है वो दरअसल एग्जैक्टली यहाँ होता है, यहाँ का तो उल्टा बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसकी इंफॉर्मेशन जब इसमें जाती है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सूचना होती है, लेकिन ये सूचना इससे ज्यादा मिलती है, इसलिए इस स्ट्रैंड को, डीएनए के इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये जो आरएनए बना ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। अब ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से लेकर बाहर निकल आया ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो बना वो ट्रांसक्रिप्ट, और इस सूचना का इस्तेमाल किया जा रहा है ये अमीनो एसिड, ये 3 अमीनो एसिड 1 2 3, इन्हीं की सूचना यहाँ लिखी हुई है। ये AUG का मतलब है मेथियोनिन, ठीक ना, फिर AUC का मतलब है आइसोल्यूसिन, ठीक, UCG का मतलब है स्टेरीन। इस तरह से जो सूचना यहाँ लिखी हुई है उसके अनुसार अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के और एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया जाता है, यानी प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस फॉर इंडिविजुअल जीन्स। अब देखिए ये एक पूरा क्रोमोसोम, ये नीले रंग वाला पूरा एक क्रोमोसोम है, एंड दीज आर इट्स डिफरेंट जीन्स, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। तो अलग अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इस जीन के ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, कितने ट्रांसक्रिप्ट्स बने। ये पूरी बुक है, ये पूरी बुक है। देखिए ये जो क्रोमोसोम है आप इसकी तुलना पूरी बुक से कर सकते हैं, और ये जो जीन्स हैं इनकी तुलना आप कर सकते हैं इस बुक के चैप्टर से। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, कलर चेंज करूं, दिस इज द चैप्टर नंबर 1, फ्रॉम हियर टू हियर, चैप्टर नंबर 1, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज चैप्टर नंबर 2, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज चैप्टर नंबर 3, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज चैप्टर नंबर 4। सो दीज आर डिफरेंट चैप्टर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस लाइब्रेरी में 6 स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि भैया हमको इस जीन की 6 कॉपी चाहिए, तो इसने क्या किया कि 6 फोटो कॉपी करके दे दिया, 6 आरएनए बना के दे दिया उनको। ये जीन 2, ये दूसरा चैप्टर है, इसकी डिमांड एक ही स्टूडेंट कर रहा है, कह रहा है हमको बस 1 कॉपी चाहिए, तो इस लाइब्रेरियन ने यानी इस क्रोमोसोम ने इसको 1 कॉपी दी। जीन 3, यहाँ जो सूचना है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सेल कह रहा है कि भाई इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारे प्रोटीन बनाने हैं। तो जीन क्या कह रहा है कि भाई ठीक है इसकी तुम ढेर सारी कॉपी ले जाओ, तो इसके सब एक एक फोटो कॉपी करके इतनी सारी फोटो कॉपी करके दे दे। तो अलग अलग रेगुलेशन हो रहा है, ठीक ना, अलग अलग रेगुलेशन, इस जीन का अलग, इस जीन का अलग। ये नहीं कि एक कॉपी होनी है तो सबकी हर चैप्टर की 1 कॉपी। साधारणतः लाइब्रेरी में या किसी फोटोकॉपियर के यहाँ आप कराएंगे तो उसको दिक्कत होगी अगर आप कहेंगे कि भैया हमको चैप्टर नंबर 1 का 2 कॉपी दे दो, चैप्टर नंबर 2 का 3 कॉपी दे दो, चैप्टर नंबर 4 का 5 कॉपी दे दो, तो वो बड़ा नाराज होगा, है ना, कि भैया ये
जितनी कॉपी कराना है सबका कराओ बराबर, तब हम आराम से करेंगे। लेकिन सेल नाराज नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं नाराज होता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जीन नंबर 1 का तुमको 6 कॉपी चाहिए, हम इसका 6 कॉपी कर दे रहे हैं। 2 का 1 ही कॉपी चाहिए, हम इसका 1 ही कॉपी कर दे रहे हैं। 3 का 10 कॉपी चाहिए, इसका 10 कॉपी कर दे रहे हैं। जीन 4 का कोई नहीं चाहिए, इस चैप्टर का एक भी कॉपी नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। तो बड़े ठंडे दिमाग से ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है, ये अपने अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग संख्या में फोटोकॉपी करके देता है, आरएनए बना के। ओके, अब देखिए कि भाई ये एक तो बात होनी कि अगर ये चैप्टर इसको यहां से लेके यहां तक का फोटोकॉपी करना है तो उसको क्या चाहिए, एक पहचान चाहिए। उसको एक पहचान चाहिए कि यहाँ पर शुरुआत, दिस इज, यहाँ पर इनिशिएशन होगा, इन प्रोसेस में हो रहा है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो यहाँ कहेगा कि भाई क्या पहचान है, कुछ इनिशिएशन के लिए पहचान है, तो हाँ भाई है, ये पहचान, यहाँ पर ये एक प्रोमोटर है। तो अब आगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की और डिटेल जानने का प्रयास करें, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले कोई प्रोसेस होना हो तो उसमें क्या क्या जरूरत है ये हम जान लेते हैं। जैसे घर बनाना है तो आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या लगेगा, भाई ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, बालू, लोहा, ये सब लगेगा ना। उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन होना मतलब आरएनए का फॉर्मेशन होना, आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो आरएनए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये हम लोगों को चीजें जुटा लेनी है, जान लेना है। तो सबसे पहला तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट क्या है भाई, ये देखिए, ये जो है ना डीएनए का मॉलिक्यूल, यही डीएनए टेम्पलेट है। अब यहाँ इस जीन का होना है तो ये डीएनए टेम्पलेट है, इसी की कॉपी हो गई। तो सबसे पहले तो ये डीएनए टेम्पलेट चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स चाहिए। एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स, एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स क्या है, प्रिकर्सर का मतलब वो चीज जिससे कि बनना है, आगे काम होना है। जैसे घर बनाना है तो घर का प्रिकर्सर क्या है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, ये इसका प्रिकर्सर है। इन्हीं को तो आप जोड़ जोड़ के, ईंटों को जोड़ जोड़ के दीवार बना देते हैं। उसी तरह से आरएनए बनना है तो आरएनए किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। घर ईंट से बना है तो घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, प्रिकर्सर हो गया। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है तो आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के हम आरएनए बना देंगे। ठीक, अब घर बनाना होता है भाई, तो ईंट कैसे किस क्रम में जोड़े या कहाँ कौन सा कमरा बनाए, इसके लिए एक नक्शे की जरूरत होती है ना। तो नक्शा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है। जो बनाने वाला इंजीनियर है वो नक्शे में देखता है, भाई इतना बड़ा घर, यहाँ ये इतना बड़ा कमरा, यहाँ इतना बड़ा कमरा बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, यहाँ बाथरूम बनाना है, तो देखता है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन वो लेता है कहाँ से, मैप से, नक्शे से, है ना, डिजाइन से। उसी तरह से आरएनए बनाने के लिए जो नक्शा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए है। तो ये डीएनए टेम्पलेट जो है वो नक्शा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब घर बनाने के लिए ईंट चाहिए क्योंकि घर ईंट से बना हुआ है। आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड आरएनए में होते हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड। वो चारों न्यूक्लियोटाइड इसके प्रिकर्सर्स, 4 न्यूक्लियोटाइड इसके प्रिकर्सर्स। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कैसा होता है, मोनोफॉस्फेट। एक एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक ही फॉस्फेट। आरएनए के या डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड्स में यही था, एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस। तो इसे हम मोनोफॉस्फेट कहेंगे। इस तरह के न्यूक्लियोटाइड को आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में हैं वो तो मोनोफॉस्फेट है। लेकिन जब हम मोनोफॉस्फेट ले आके अगर आरएनए उससे जोड़ के बनाना चाहें, न्यूक्लियोटाइड्स को हम
मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के एक दूसरे से जोड़कर आरएनए बनाना चाहे तो आरएनए नहीं बन पाता। क्यों? थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं होता है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो जुड़ सके। भाई ईंट को जब दीवार में जोड़ा जाता है घर बनाने के लिए, तो उस ईंटों के बीच में क्या होता है? तो सीमेंट बालू का मसाला होता है ना, और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, गीला रहता है। आप एक दीवार को तोड़ दीजिए और जो ईंट निकले और जो उसमें से भी कुछ सूखा सीमेंट बालू निकलेगा। और अब आप सोचिए कि उसी को हम फिर रख रख के दीवार जोड़ दें, दीवार जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। दीवार जोड़ने के लिए ताजा फ्रेश सीमेंट बालू का मसाला चाहिए, है ना। ईंटें जो है वो पानी से गीली चाहिए, तो चाहिए ना। तो जो सीमेंट बालू दीवार से निकला है चूरा, उससे ईंट उससे दीवार नहीं बन पा रही, क्योंकि वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। एक्टिवेटेड फॉर्म में सीमेंट बालू का मसाला चाहिए। उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जिससे आरएनए बनना है, एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहिए। यानी एक्टिवेटेड फॉर्म इसका होता है ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, ट्राइफॉस्फेट एटीपी। देखिए जो आरएनए में लगा हुआ है वो एएमपी है, लेकिन एएमपी जोड़ने के लिए हमको एएमपी नहीं चाहिए, एटीपी चाहिए, ट्राइफॉस्फेट। जो आरएनए के अंदर लगा हुआ है वो जीएमपी है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन जब हमको आरएनए बनाना है नया, तो जीएमपी से नहीं आरएनए बनेगा, जीटीपी चाहिए। ठीक, आरएनए में यूएमपी है, लेकिन आरएनए बनाने के लिए यूएमपी नहीं चाहिए, यूटीपी चाहिए, ट्राइफॉस्फेट चाहिए। इसी तरह से सीटीपी चाहिए। ठीक, तो these are the four activated precursors, एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स। ठीक, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो एक्टिवेटेड है। और क्या चाहिए? और हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। आरएनए बनाने के लिए आप जानते हैं जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं सब में एंजाइम की जरूरत होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये 1960 में जेराल्ड हर्टविट्ज और सैमुअल रीज ने इसको खोजा था, और इन्होंने बताया कि ये आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और इस एंजाइम में एक जिंक ग्रुप भी होता है, और इसकी एक्टिविटी के लिए, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए ये डाइवेलेंट आयंस की भी जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयंस और मैंगनीज आयंस। ये डाइवेलेंट आयंस ये ठीक लगभग आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया काफी कुछ डीएनए के सिंथेसिस जैसी ही है। डीएनए के सिंथेसिस में भी आपने देखा था डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक्टिव ये आयंस, डाइवेलेंट आयंस की जरूरत थी। डीएनए के सिंथेसिस में भी जो प्रिकर्सर्स थे वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में नहीं थे, कैसे थे? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। वहां पर भी एटीपी चाहिए था, टीटीपी चाहिए था, जीटीपी चाहिए था, सीटीपी चाहिए। यहाँ भी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है और कई सब यूनिट से बना है। जब कोई एंजाइम एक से अधिक सब यूनिट से बना होता है तो उसे कहते हैं होलो एंजाइम। उसे क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? जब एक एंजाइम एक से अधिक सब यूनिट से बना हो तो उसे हम होलो एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है और उसमें 5 सब यूनिट होते हैं। 5 सब, पांचों का नाम है। दो तो अल्फा सब यूनिट होता है, तो अल्फा 2 लिखा हुआ है। अल्फा इसी के दो कॉपी, अल्फा 2। एक तीसरे सब यूनिट का नाम है बीटा, और इसे थोड़ा मिलता जुलता है तो वो बीटा डैश है। और पांचवा है सिग्मा। ये 2 अल्फा बीटा, ये 3 हो गया, बीटा डैश 4 हो गया, और पांचवा सिग्मा। इस तरह से दीज आर 5 सब यूनिट्स इन आरएनए पॉलीमरेज। अब इस 5 में जो सिग्मा है
इस सिग्मा सब यूनिट का काम सिर्फ इनिशिएशन में है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में। क्यों? इनिशिएशन जहां होता है, जहां से आज ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, वो होता है प्रोमोटर साइट। उस प्रोमोटर साइट को ये सिग्मा सब यूनिट पहचानता है, ठीक। और सिग्मा सब यूनिट क्या करता है कि अपने इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज को ले जाकर और प्रोमोटर साइट पर बाइंड करा देता है, ठीक। बाइंड करा देता है, डीएनए को जरा खोल भी देता है और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देता है। और जब इसका काम हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है, तो सिग्मा सब यूनिट वहां से बाहर निकल जाता है। सिग्मा सब यूनिट इसमें बना नहीं रहता। वंस इनिशिएशन हैज बीन डन, वंस RNA transcription has been initiated, the function of sigma subunit is over. Sigma subunit is over. और उसके बाद सिग्मा सबयूनिट वहां से बाहर निकल जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। फिर ये चार ही सब यूनिट बच जाते हैं। कौन कौन से? अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश। तो आगे का जो इलांगेशन वाला काम, इनिशिएशन के बाद क्या होता है? इलांगेशन, और अंत में टर्मिनेशन। तो इलांगेशन वाला काम कौन करता है? सिर्फ ये चार सब यूनिट, अल्फा 2, बीटा और बीटा, यही चार सब यूनिट इलांगेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो जो जब ये चार सब यूनिट जो बच जाते हैं, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ये चार सब यूनिट इन चार सब यूनिट ये जो बच गए, इसको हम कहते हैं कोर एंजाइम। इसको क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। और ये क्या है? होलो एंजाइम। पूरा पूरा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक। और सिग्मा सब यूनिट, इसका क्या काम है? सिग्मा सब यूनिट का, सिग्मा सब यूनिट का काम है सिर्फ इनिशिएट करना। और एक बार इनिशिएशन हो गया तो सिग्मा सब यूनिट डिसोसिएट्स फ्रॉम द होलो एंजाइम। और अब होलो एंजाइम में से सिग्मा निकल गया, तो अब इस एंजाइम को क्या कहेंगे? अब होलो एंजाइम नहीं कहेंगे, अब इसे हम कहेंगे कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में कितने सब यूनिट हुए? चार। कोर एंजाइम में कितने सब यूनिट? चार। कौन कौन से? अल्फा, फिर अल्फा, बीटा, चार, ठीक। चलिए आगे चलिए, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो है दिस इज द होलो एंजाइम, दिस इज द होलो एंजाइम, चार सब यूनिट है, ठीक। दिस इज बीटा, बीटा, दिस इज बीटा डैश, ओके। ये एक अल्फा है, ये एक अल्फा है, ठीक। और ये सिग्मा, ये पांचों सब यूनिट से मिला हुआ ये पूरा एंजाइम है होलो एंजाइम। तो इनिशिएशन के लिए ये पूरा एंजाइम होलो एंजाइम चाहिए। इनिशिएशन के लिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? पूरा एंजाइम, होलो एंजाइम चाहिए। और जब शुरुआत हो जाती है तो सिग्मा सब यूनिट अलग हो जाता है और बचता क्या है? ये कोर एंजाइम, चार सब यूनिट। तो इलांगेशन के लिए, इलांगेशन को ही यहाँ पॉलीमराइजेशन लिखा हुआ है, एक ही बात। पॉलीमराइजेशन मतलब इलांगेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के पॉलीमर बनाना। तो पॉलीमराइजेशन के लिए सिर्फ कोर एंजाइम की जरूरत है। पॉलीमराइजेशन यानी इलांगेशन के लिए कोर एंजाइम की जरूरत है, जिसमें सिर्फ चार सब यूनिट होंगे, जो अल्फा सब यूनिट, एक बीटा और एक बीटा डैश। लेकिन इनिशिएशन के लिए कितने की जरूरत है? पूरे होलो एंजाइम की जरूरत है, जिसमें पांचों के पांचों सब यूनिट हो, ठीक। कि पांचों सब यूनिट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को, दे दिया। आगे चलिए, अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो मैकेनिज्म के लिए आपको ये जानना है कि होता क्या है। जैसे किसी
डायग्राम में अगर चले, जैसे यहाँ एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक, और यहाँ पर ये जीन है जिसका कि ट्रांसक्रिप्शन इतने। अब देखिए इसमें ये जो नीचे वाला सेगमेंट है, इस डीएनए का ये वाला जो सेगमेंट है, इसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका नाम है क्या? टेम्पलेट, क्योंकि इसी की टेम्पलेट मतलब जिसकी कॉपी हो, टेम्पलेट मतलब जिसकी कॉपी, किसी की नकल हो रही है। और ये दूसरा जो है इसकी कॉपी नहीं हो रही, लेकिन इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों भाई इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों है? क्योंकि कॉपी इसकी हो रही। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनता है, ये आरएनए बन रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड से, इसी की कॉपी हो रही है। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये लग रहा है, सबकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ रही है। तो यहाँ ए है तो यहाँ पर टी यानी यू जुड़ेगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी। ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आरएनए, तो वास्तव में जो इसमें सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये वही होता है जो यहाँ है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड और ये डीएनए स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब इस एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा तो ये किसके जैसा होगा? इस डीएनए जैसा, इसके इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक कोड है जो हम जानते हैं वो यहीं पर है ना। जो आरएनए में इंफॉर्मेशन है, जो इस आरएनए में इंफॉर्मेशन है, वो सीक्वेंस कहाँ है? वो सीक्वेंस इसमें नहीं है, इसका इसमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो सीक्वेंस इसमें, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड, इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये आरएनए बन रहा है। तो अब क्या होता है कि हम लोग मैकेनिज्म की यहाँ बात कर रहे थे। तो इसमें जैसे ये मान लीजिए कि इतना बड़ा एक आरएनए बना हुआ है, ये एक आरएनए बना हुआ है, ये एक आरएनए पहले से बना हुआ है, ठीक है, ये आरएनए बना। अब क्या होना है कि अगला न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ना है, यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। किसकी कॉपी होगी? ये डीएनए का जो है इसी की कॉपी होगी, ठीक। तो इसकी कॉपी होगी, तो ये जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है इसमें मान लीजिए कि 20 न्यूक्लियोटाइड पहले से है, 20 न्यूक्लियोटाइड पहले से, तो 20 को हम एन लिख दें, तो ये सारे एक एक देखिए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब एक एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट है। तो इन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आप क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। जब फॉस्फेट को अलग करते हैं तब वो टाइड नहीं रह जाता, वो साइड हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो ये सारे एक एक क्या है? सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। मान लीजिए कि इनकी संख्या n है, ठीक। और अब यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जुड़ना है, यही तो सिंथेसिस है कि जितना पहले से है, जीरो है तो जीरो में एक जोड़ दिया, अगर एक को नहीं था पहला बनना है तो जीरो है, जीरो में एक जोड़ दिया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया तो उसमें एक और जोड़ दिया, दो हो गया, एक और जोड़ दिया, तीन हो गया। ऐसे ही एक एक जुड़ते जुड़ते जा रहे हैं, ठीक। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे तय हुआ है कि यहाँ पर कौन सा है? अगर यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पर कैसे तय हुआ कि यहाँ पर ए रहेगा? ए एम पी ए कैसे है? क्योंकि इसकी कॉपी यहाँ जहां से कॉपी की गई है यहाँ टी रहा होगा। अगर यहाँ की कॉपी की गई है तो ये क्या रहा होगा? ये टी। अगर ये ए है तो यहाँ टी होगा। अगर ये सी है दूसरा वाला तो इसका मतलब ये दूसरा वाला क्या होगा? ये जी होगा। अगर ये जी है तो ये तीसरा वाला क्या होगा? सी होगा, ठीक। इसी की कॉपी यहाँ की गई।
अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की n संख्या है, n में एक जोड़ना है, यही करना है। n न्यूक्लियोटाइड्स में या n न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स में एक नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। इसको रिएक्शन देखिए दिखाया गया है, NMP, 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 NMP मतलब न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। आरएनए में यही ना है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। कितने? n की संख्या में, n मतलब जो भी संख्या, 10, 20, 50, 100, जो भी संख्या हो वो। तो ये हमारा आरएनए हो गया, ये नया नया आरएनए जो बना है, जो बन रहा है या जो बनना है, अभी शुरू होना है। एक को नई न्यूक्लियोटाइड है, पहला लगना है, तो ये इसकी संख्या 0 हो गई, ठीक। और एक है, दूसरा लगना है, तो इसकी संख्या 1। 20 है, 20 न्यूक्लियोसाइड जुड़ गए हैं, तो ये संख्या कितनी है? n बराबर 20। ये जो लिखा है NMP और यहाँ स्मॉल n, इसका मतलब क्या है? आरएनए का छोटा सा एक चेन। अब इसमें अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, तो ध्यान रहे यहाँ पर है तो सारे मोनोफॉस्फेट, जो अगला जुड़ेगा वो कैसा होगा? NTP, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये एक्टिवेटेड प्रिकर्सर है। अगर ये हम मोनोफॉस्फेट ले आएंगे यहाँ NMP, तो वो इसमें नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? इसमें उतनी ऊर्जा नहीं है कि जाकर यहाँ जुड़ जाए। नया जुड़ने के लिए ऊर्जावान होना चाहिए, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जावान रहता है, ये एक्टिवेटेड प्रिकर्सर है ये। अब ये जाके यहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज इसको जुड़ेगा, और जब इसको जोड़ देगा इसको इसमें, तो किस फॉर्म में अब जुड़ेगा? तो एनएमपी हो जाएगा। तो अब देखिए एनएमपी, एनएमपी एन यहाँ तक पहले से था, इसमें +1 जुड़ गया, एनएमपी एन में +1 जुड़िए। +1 ये कहां से एक आया? इसमें से, तो इसमें से तो गया तो खाली एनएमपी के रूप में, एनएमपी। और 2 फॉस्फेट बचा, वो कहां गए? वो अलग, ठीक। 2 फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट अलग। अब यही पायरोफॉस्फेट आगे चल के टूटता है, फिर टूट जाता है, और उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा इस पूरे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है, ठीक है। और डीएनए ही की तरह आरएनए चेन भी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, 5 to 3 डायरेक्शन आगे। यहाँ देखिए, तो इनिशिएशन में और क्या रह गया? स्पेसिफिक साइट पर शुरू होगा, प्रोमोटर साइट पर, जिसको हम कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम यानी 500 सब यूनिट के साथ प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है। ईच जीन हैज इट्स ओन प्रोमोटर। एक बार इनिशिएशन हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज, जब एक बार आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया प्रोमोटर से, तो ये डीएनए को अनवाइंड भी करता है। अनवाइंड करने में यानी तो डीएनए ऐसे लिपटे हुए हैं दोनों स्ट्रैंड, उनको खोलने में भी ये मदद करता है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज था डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें और आरएनए पॉलीमरेज के काम में एक और बेसिक अंतर है। डीएनए पॉलीमरेज की एक कमजोरी थी, 0 से नहीं शुरू कर सकता था, इसलिए वहां आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, वहां पहले एक प्राइमर बनाना पड़ता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज इट डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर। जब आरएनए पॉलीमरेज काम करता है आरएनए बनाने के लिए, तो प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये 0 से शुरू कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ है। डीएनए पॉलीमरेज के पास न्यूक्लियेज एक्टिविटी भी थी, यानी जोड़ता तो था ही, तोड़ता भी था, काटता भी था। आरएनए पॉलीमरेज में वो काटने तोड़ने वाली क्षमता नहीं है, यानी न्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं है। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज
तीनों तरह का आरएनए बनाता है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो आपने देखा है एंजाइम, वही मैसेंजर आरएनए, वही राइबोसोमल आरएनए, वही ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में तीनों तरह के आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से? यहाँ देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 ये सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बनाता है और इसलिए ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। 50 से 70% यही होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्या है? यही हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए ही प्रोसेस होके मैसेंजर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए ही प्रोसेस होके, यानी कुछ काट छांट जोड़ तोड़ करके यही मैसेंजर आरएनए बदल जाता है 20-40%। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है, छोटे आरएनए बनाता है। तो ट्रांसफर आरएनए छोटा होता है और जो राइबोसोमल आरएनए का जो सबसे छोटा रूप है 5s राइबोसोमल आरएनए, ये भी है। तो ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। ध्यान रहे, यूकैरियोट में हर तरह के ट्रांसफर आरएनए, हर तरह के आरएनए के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज। अब जो हम लोगों ने बात की कि सिग्मा सब यूनिट, आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा सब यूनिट का क्या काम है? वो इनिशिएशन में मदद करता है, पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट से ले जाकर बाइंड कराता है। ये देखा गया कि कैसे आखिर ये कराता है। तो आरएनए पॉलीमरेज में का जो सिग्मा सब यूनिट है, ये क्या करता है? ये सिग्मा सब यूनिट जब होता है तो बाकी प्रोमोटर के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज की बहुत ज्यादा एफिनिटी हो जाती है। जब आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा सब यूनिट है तो संबंधित जीन के प्रोमोटर के प्रति उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बाकी का जो डीएनए है उसके लिए उसकी एफिनिटी बहुत घट जाती है, बहुत ज्यादा घट जाती है। 10⁴ के अमाउंट में कम हो जाती है एफिनिटी। तो इतनी बाकी जगह के लिए कम है तो बाइंड करने के चांस सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रोमोटर। क्योंकि प्रोमोटर से बाइंड करने के लिए हाई एफिनिटी और बाकी जगह बाइंड करने के लिए बहुत 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 कम एफिनिटी। ठीक है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से ही बाइंड करता है। सिग्मा सब यूनिट आल्सो एक्टिवेट्स आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज प्रोमोटर सीक्वेंस। बाकी के लिए एफिनिटी कम कर देता है और प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड करने के लिए इसको आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है। सिग्मा सब यूनिट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स की ओपनिंग में भी मदद करता है। ये एक बार शुरू कर देता है तो फिर वो छोड़कर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी हम चर्चा कर चुके। ये डीएनए है, अनबाइंड हो गया, ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज है। ये जो पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोला, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए की साइट से बाइंड किया है। तो ये पर्टिकुलरली जो सिग्मा सब यूनिट है ये यहीं पर बाइंड किया है जहां से इसकी शुरुआत होनी है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आरएनए को डीएनए को खोल दे रहा है। ये आरएनए पॉलीमरेज, ये जैसे यहाँ पर क्या है, ये कॉइल्ड है, यहाँ पर बाइंडिंग है, यहाँ इसको अनबाइंड कर देता है। और उसके बाद ये कॉपिंग हो रही है। इधर इधर 5 प्राइम दिखाया है। तो ये डायरेक्शन क्या होता है रेप्लिकेशन का? 5 to 3। यानी आरएनए की ये आरएनए है, इसकी लंबाई किधर बढ़ रही है? इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, ये सीधा लंबा होता जाएगा।
जाएगा, यानी ये और आगे खुलता जाएगा, यहाँ डीएनए ये खुलता जाएगा और इसकी कॉपिंग होती जाएगी और ये आरएनए ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आरएनए बढ़ता जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक साइट्स, प्रोमोटर्स, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो इनिशिएशन पूरा होने के बाद अगला काम इलॉन्गेशन का कैसे आगे बढ़ता है, यानी एक बार आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर साइट पर बाइंड कर लिया और ये खुल गया डीएनए, ठीक है, प्रोमोटर साइट से बाइंड कर लिया आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए की अनबाइंडिंग हो गई, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सिग्मा सब यूनिट अलग हो गया। अब इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है भाई, पॉलीमरेज रीड्स द टेम्पलेट, जो डीएनए टेम्पलेट है उसको पॉलीमरेज रीड करता है, ठीक है, और क्या करता है कि जो ये डीएनए के सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है और 5 to 3 डायरेक्शन में ये बढ़ता जाता है आरएनए का चेन। कैसे जोड़ता है, यहाँ देखिए, ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, ये है डीएनए टेम्पलेट, डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए टेम्पलेट, इसी की कॉपी हो रही है आरएनए बनाने में, इसी की कॉपी हो रही है। अब मान लीजिए कि ये एक आरएनए का छोटा सा चेन बन गया है और ये उसका आखिरी न्यूक्लियोटाइड, ये उसका आखिरी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आखिरी न्यूक्लियोटाइड का ये कार्बन नंबर 3 है और इस कार्बन नंबर 3 पर आप देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या है, हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पर दो लाल रंग के छोटे छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं। कि डॉट्स का क्या मतलब है, ये इसमें हमने इसी के ऊपर वो चला दिया, पेन चला दिया है। इरेजर कहाँ है, इरेजर है, इरेजर नहीं दिख रहा, ये इरेजर, मैं इसको इरेज करूँ तब समझ में आएगा। ये मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें कि दो डॉट्स दिखाए गए हैं। डॉट्स का मतलब क्या होता है, डॉट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज है तो ये क्या कर चाहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा, चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, हमको कोई पॉजिटिव चार्ज दे दे, हम न्यूट्रल हो जाएं। तो ये जहां पॉजिटिव चार्ज देखता है उसके ऊपर अटैक करता है। तो इस अटैक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि इसका एफिलिएशन न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। किस पर करता है देखते हैं, पहले फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आरएनए की चेन है, ये डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, और यहाँ पर ये आरएनए की चेन, जैसे कि आरएनए छोटा सा ट्रांसक्रिप्ट, और ये उसका अंतिम न्यूक्लियोटाइड, ये उसका शुगर, ये उसका बेस है ना, और ये इसका कार्बन नंबर 3 पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, यहाँ पर जो बेस है, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ ए है तो यहाँ यू आएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये एक न्यूक्लियोटाइड आ गया जुड़ने, इलॉन्गेशन की प्रक्रिया यही होनी है। तो जुड़ने आया तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये मोनो न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, ये कैसा होगा, मैं गलत बोल रहा, मोनोफॉस्फेट नहीं होगा, ट्राइफॉस्फेट होगा। ये न्यूक्लियोटाइड कैसा है देखिए, ट्राइफॉस्फेट है ना, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसके साथ, इसीलिए हम इसको एक्टिवेटेड प्रिकर्सर कहते हैं।
अब ये यहाँ आया तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इसके इस फॉस्फेट पहले ही फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इसके पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है ना, फॉस्फेट ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इस अटैक के फलस्वरूप यहाँ से इस फॉस्फेट ग्रुप को काट देगा, तोड़ देगा। और अब देखिए ये यही आरएनए का चेन है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक, अब इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसमें से H गायब हो गया और इसने इस फॉस्फेट के साथ, इसका ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप है इसके साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसके साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बना लिया। और अब इसी के साथ क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड नया इसमें बढ़ गया। अगर यहाँ तक संख्या n थी, अगर यहाँ तक संख्या n थी तो यहाँ संख्या हो गई n प्लस 1, n प्लस 1। यही आपने उधर वहां रिएक्शन में देखा था ना कि इस तरह से जो भी न्यूक्लियोटाइड की संख्या पहले से है उसमें एक नया न्यूक्लियोटाइड आता है, किस फॉर्म में आएगा, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। पहले वाला ये जो न्यूक्लियोटाइड है, आखिरी आरएनए चेन का आखिरी न्यूक्लियोटाइड, ये उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक, और दो फॉस्फेट ग्रुप निकल गए, पायरोफॉस्फेट निकल गया, नया न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ गया, ये एक बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। अब और इस तरह से इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की लंबाई कितनी हो गई, अब n+1 हो गई, है ना। अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि जो पहला अगर यही पहला न्यूक्लियोटाइड यहीं से शुरू होना, तो अगर यही पहला न्यूक्लियोटाइड होता तो इसके ऊपर अटैक करने वाला कोई नहीं होता, इस पर इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। तो क्या होता, इसके इसके दो फॉस्फेट कैसे टूटते, इसके दो फॉस्फेट नहीं टूटते, फिर ये ट्राइफॉस्फेट के ही फॉर्म में रह जाएगा। तो आरएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ही होता है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। ठीक, इस तरह इलॉन्गेशन हो जाता है और अंतिम टर्मिनेशन की भाई रुकना कहाँ है, फोटोस्टेट कहाँ तक करना है, कोई निशान बनाया है, मार्क लगाया है, कोई लगाया है, कौन कौन से मार्क है, कई तरह के बुक मार्क हैं इसमें। एक बुक मार्क है जीसी रिच रीजन। जीसी रिच रीजन क्या है भाई, यहाँ देखिए जीसी रिच रीजन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जी सी कई सारे दिख रहे हैं ना, यहाँ भी कई जी सी है। ठीक, और इसके पहले इधर टी है और इधर ए है। तो ये जी सी कई है और इनका ऐसा सीक्वेंस होता है कि बचपन में आप लोग उस एक खेल खेलते होंगे कि 3 अक्षर का मेरा नाम मोटा सीधा एक समान, होता ना, जहाज, कनक, तो जिसको पैलिंड्रोम भी हम कहते हैं, ऐसी पैलिंड्रोमिक सीरीज यहाँ होती है। इससे क्या होता है कि जब आरएनए बनता है तो उसमें इधर के और इधर के सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। जैसे ये आरएनए बना, देखिए उस डीएनए से ये आरएनए बना, ये आरएनए, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, इस आरएनए में इधर सी है, इधर जी है, इधर सी है, इधर जी है, यहाँ यू है तो यहाँ ए है, यहाँ सी है तो यहाँ जी है, यहाँ जी है तो ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि यहाँ डीएनए के इस सीक्वेंस में ऐसा था कि इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था। तो अब आरएनए बना तो आरएनए में भी ये हिस्सा इस हिस्से के कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और जब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो इस हिस्से ने इस हिस्से के साथ बेस पेयर कर लिया, पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग हो गई तो आप देखिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन गया ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया एक हेयर पिन जैसा,
लूप बन गया, हेयरपिन लूप बन गया। ठीक, जैसे हेयरपिन होता है उस तरह का ये लूप बन गया आरएनए। अब लूप बन गया तो ये है आरएनए, ये है डीएनए। ठीक, ये डीएनए का के ऊपर ये काम कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज। ठीक ना, ये यहाँ तक आरएनए पॉलीमरेज आ गया था। अब क्या हो गया कि जब ये लूप बन गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसी लूप में फंस जाता है और अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर ये आरएनए सीधा रहता, जैसे यहाँ आरएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए यहाँ आरएनए पॉलीमरेज, तो बड़ी आसानी से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ एक बार ये लूप बन जाता है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे नहीं बढ़ पाता, ये लूप इसको पकड़ के रख लेता है, जाने नहीं देता है। तो ये एक टर्मिनेशन का मेथड है। ठीक है, और दूसरा मेथड पॉली यू। पॉली यू से भी टर्मिनेशन होता है। कैसे, यहाँ देखिए, ये है पॉली यू, यू 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 यू, है ना, और इधर ए है। डीएनए में क्या है, ए है, तो आरएनए में क्या है, यू 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 है। तो आरएनए पॉलीमरेज को ये सिखाया गया है, जब आरएनए में लाइन से कई यू ही आ जाएं तो तुमको रुक जाना। टर्मिनेशन का ये भी एक तरीका है। एक तरीका तो ये जो भाई आपने पिछला देखा, हेयरपिन लूप बन गया जीसी रिच एरिया की वजह से, ये एक तरीका है, या ये तरीका है पॉली यू। ठीक, और अब एक बात होती है कि भाई अब यहाँ से आरएनए बाहर कैसे निकलता है। आरएनए बाहर दो तरीके से निकलता है इस डीएनए के हाइब्रिड से। एक तरीका था रो डिपेंडेंट, रो एक प्रोटीन, रो प्रोटीन कभी उसको अलग करता है, आरएनए को डीएनए से अलग करता है, तो ये सेपरेशन का तरीका है रो डिपेंडेंट। और कुछ जगहों पर बिना रो के भी अलग हो जाता है आरएनए, तो इसको हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक आरएनए है, वो तो जैसे बनता है वैसे ही आगे काम करता है। वो बनता है तो बनते ही वो एकदम फंक्शनल होता है, मैच्योर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए बनते ही फंक्शनल मैच्योर नहीं होता है, उसके लिए उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जब बनता है तो प्री मैसेंजर आरएनए कहलाता है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है, डीएनए लाइक आरएनए कहलाता है, कई नाम। अब उसमें कैप और टेल लगेगा, पहले 5 एंड पर एक कैप लग जाएगा, 3 एंड पर एक टेल लग जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है और कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड ही है ना, ये जोड़ दिया। और अब स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग क्या होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक्सॉन्स भी होते हैं, बीच बीच में, जीन के बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो आरएनए बना तो ये एक्सॉन भी आ गए उसमें, आरएनए बना तो एक्सॉन भी आ गए। अब उस एक्सॉन को निकालना पड़ता है, सॉरी इंट्रॉन को निकालना पड़ता है, सॉरी गलत बोल गया, नॉन कोडिंग रीजन जो है वो इंट्रॉन, तो इंट्रॉन को काट काट कर निकालना पड़ता है और बाकी जो एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। ठीक, तो ये यूकैरियोटिक मॉडिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है। यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाया गया, देखिए यूकैरियोटिक डीएनए है, एक्सॉन इंट्रॉन, ये पूरा एक जीन है। तो आरएनए बना, जब आरएनए बना तो आरएनए बना तो जैसा डीएनए था, जितना बड़ा डीएनए था उतना ही बड़ा आरएनए बन गया। इसके सारे एक्सॉन भी ट्रांसक्राइब हो गए, सारे इंट्रॉन भी। लेकिन इंट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ, सारे इंट्रॉन को निकाल के बाद देखिए सिर्फ यहाँ एक्सॉन, सिर्फ ब्लू कलर वाला रह गया ना, सारे रेड कलर वाले इंट्रॉन निकल गए, सिर्फ ब्लू कलर वाले एक्सॉन्स को जोड़ दिया गया। इस प्रोसेस को हम स्प्लिसिंग कहते हैं। ठीक, और ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, हम लोग इसके बाद देखेंगे अगले चैप्टर में। और ट्रांसलेशन के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन का भी मैच्योरेशन होता है, तब ये फाइनल प्रोटीन। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये भी एक डायग्राम है,
इसी तरह का वही एग्जॉन को निकालने का इसमें कैसे स्पेसिंग हो रही है यूकैरियोटिक डीएनए का। आज के लिए इतना ही।